हेलो एवरीवन, विश गुरु क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है अपरिमेय संख्याएं। आज की क्लास में इसी टॉपिक पर आगे चर्चा करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि √2, √3 या √5, इनको ये सिद्ध कीजिएगा, इनको प्रूव कीजिएगा कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि सवाल इस प्रकार का आ जाता है कि सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर हम कैसे लगाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक बात मैं फिर से कहूँगा, जो भी बात या जो भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, निसंकोच बेहिचक आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, या कमेंट में आप अपनी बात लिख नहीं पा रहे हैं सही से, तो आप टेलीग्राम पर जो विश्व गुरु क्लासेस के नाम से ग्रुप बना है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अपनी बात लिख दीजिए। यदि टाइपिंग में वो सारी बातें नहीं आ पा रही हैं तो अपना क्वेश्चन एक कागज़ पर लिखिए, एक पेपर पर लिखिए, उसका फ़ोटो खींचकर आप ग्रुप में भेज दीजिए, या अपनी बात को आप फ़ोटो खींचकर भेज दीजिए। मैं वो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, जैसे ही नेक्स्ट क्लास लूँगा मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। देखिए, पढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हुए हैं वो आपको आने चाहिए, अन्यथा पढ़ाने का कोई सार नहीं रह जाता है। तो ये मेरा आपसे एक निवेदन है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। प्लीज़ देखिए, ये क्लास का एक नियम होता है, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि ये कम समझ में आई है या समझ में नहीं आई है, आप उसको पूछिए, निसंकोच पूछिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई सवाल आता है, तो उसको फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पूरी मेथड को ध्यान से समझिएगा। हमें सिद्ध ये करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, और जब भी इस प्रकार के सवालों को हम लगाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक विरोधाभासी जो बात है, यानी जस्ट अपोजिट जो बात है, उसको मान लेते हैं। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, हम उल्टा मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। यानी हम ये मान लेते हैं कि अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये संख्या परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, Q जो होता है वो अशून्य पूर्णांक होता है। तो उस परिभाषा के हिसाब से हम जो 3 + 2√5 है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने मानी है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ P और Q होंगे क्या, तो P और Q जो होंगे वो पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक। ये जो चिन्ह होता है इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू। यानी कि P और Q किससे संबंध, बिलोंग टू मतलब किससे संबंधित हैं या क्या है? I फॉर इंटीजर, I फॉर इंटीजर, यानी कि पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो P और Q पूर्णांक हैं, और Q जो है वो अशून्य पूर्णांक है, 0 के बराबर नहीं है। करेक्ट। अब यहाँ से हम देखेंगे तो √5 की जब वैल्यू निकालेंगे हम, तो √5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5 की वैल्यू हो जाएगी P - 3Q / 2Q। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। जब ये 3 हम उस साइड ले जाएंगे
तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि P और Q ये इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक हैं, तो पूर्णांकों को आप प्लस या माइनस करें, कोई भी दो पूर्णांक आप जोड़ें या घटाएं, उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा पूर्णांक ही होगा, यानी योगफल आएगा या उनका अंतर आएगा वो हमेशा पूर्णांक होगा। जैसे यहाँ पर P एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है। अगर Q पूर्णांक है तो 3Q यानी किसी पूर्णांक में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो भी पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक ये एक पूर्णांक है, यानी P माइनस 3Q जो होगा वो पूर्णांक होगा, ठीक है। और Q भी एक पूर्णांक है, इसलिए 2Q भी एक पूर्णांक होगा, यानी कि जो ऊपर ये संख्या लिखी हुई है ये भी एक पूर्णांक है और नीचे जो संख्या लिखी है ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक डिवाइडेड बाई पूर्णांक यानी ये कैसी संख्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। तो यहाँ से P माइनस 3Q बाई 2Q ये क्या है? एक परमेय संख्या है। ये कन्फर्म हो गया, एक परमेय संख्या है। अब ये है किसके बराबर? ये है √5 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि जो √5 है वो भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √5 जो होती है वो अपरमेय संख्या होती है और यहीं पर जो हमने माना है उसका क्या होता है? जस्ट अपोजिट, विरोधाभासी। यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है। एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं। इसको सिद्ध करना ये अपरमेय संख्या है, हमने उल्टा मान लिया परमेय संख्या है। इसको सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया। यहाँ से जो ये जो राइट इसका साइड है ये एक परमेय संख्या होगा, ये पक्की बात है। अब ये परमेय संख्या होगा और ये इसके बराबर है, तो √5 जो है ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए। अगर √5 परमेय संख्या होगी तो फिर ये पूरी संख्या एक परमेय संख्या होगी। लिहाजा जो हमें सिद्ध करना ये कभी सिद्ध हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सिद्ध करना अपरमेय और ये संख्या बन जाएगी परमेय। अब √5 कैसी संख्या है ये हम प्रूव करना अच्छे से जानते हैं। ये एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। कैसे सिद्ध करते हैं एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हम जस्ट अपोजिट मानेंगे √5 के लिए भी। हम मानेंगे √5 जो है वो अपरमेय नहीं है बल्कि परमेय संख्या है। भाई ये दोनों इक्वल हैं और इधर राइट साइड परमेय संख्या है, तो ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए। मान लेते हैं कि परमेय संख्या है, तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख पाएंगे। p/q लिख सकते हैं। p और q हम पहले ले चुके हैं, तो अब हमने ले लिया a और b। a और b होंगे क्या? पूर्णांक होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a = √5b। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² = 5b²। इस प्रकार का हम आपको पहले बता चुके हैं। अब यहाँ जो राइट साइड में संख्या लिखी है वो कितनी है? 5b²। ये 5 से डिविजिबल है और अगर ये 5 से डिविजिबल है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो a² जो है वो भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अलग से बता दे रहा हूँ, अगर a² 5 से विभाज्य है यानी 5 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a होगा वो भी 5 से विभाजित हो जाएगा। चेक कर लीजिए। सपोज a² यानी कि जैसे मान लीजिए हम स्क्वायर में लेते हैं, सपोज 25। जो 25 है वो 5 से डिविजिबल है। अगर a² यानी कि 25 5 से डिविजिबल है तो 5 जो होता है वो भी 5 से डिविजिबल होता है। जैसे 5 है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 25 अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे आप देखिए 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर 100 जो है वो आपका 5 से डिविजिबल है तो 10 जो है वो भी 5 से डिविजिबल होता है। तो अगर a² 5 से विभाज्य है तो a जो होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा। अब a अगर 5 से विभाज्य है तो हम a को कुछ यूँ लिख सकते हैं, a = हम ले लेंगे 5m। क्यों? क्योंकि a को हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये 5 से डिविजिबल है, तो हम a को इस फॉर्म में मान लेंगे 5m के फॉर्म में, ठीक।
तो जब a की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 25m स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5m स्क्वायर। अब फिर से वही चीज़, ये जो संख्या है वो 5 से डिविजिबल है, तो b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा, और b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, यानी a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। जबकि यहाँ पर जब हम ये मान के चलते हैं तो ये इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं, यानी मान के चलते हैं कि a और b में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है, जबकि यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि कॉमन फैक्टर कितना है, 5 है। तो जो हम मान के चल रहे थे उसका ठीक अपोजिट आंसर हमें मिल जाता है, यानी जो हमने माना है वो सही नहीं निकलता है, इसलिए प्रूव हो जाता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि फिर भी आपको ये सवाल समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अपरिमेय संख्याओं के संबंध में कुछ प्रमेय होती हैं जिनको हम लोग प्रूव भी करेंगे और समझते चलेंगे। जैसे सबसे पहली होती है प्रमेय कि कोई अगर अपरिमेय संख्या है, तो उसका जो ऋणात्मक संख्या होगी, अपरिमेय संख्या की ऋणात्मक संख्या भी अपरिमेय होती है। ये हमारी पहली प्रमेय है। क्या कि यदि कोई अपरिमेय संख्या है उसकी जो ऋणात्मक संख्या होगी वो भी अपरिमेय होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है x, ठीक है, तो माना x क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, x एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, अपरिमेय संख्या की ऋणात्मक संख्या। अब हमने अपरिमेय संख्या किसको माना, x को, तो इसकी ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगी, तो इसकी यानी कि x की ऋणात्मक संख्या क्या होगी, -x। ठीक, तो हमें प्रूव ये करना है कि -x जो है वो भी अपरिमेय है। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे, अपरिमेय संख्या की ऋणात्मक संख्या भी अपरिमेय होती है। मान लेते हैं कि x एक अपरिमेय संख्या है तो इसकी ऋणात्मक संख्या हो जाएगी -x, तो हमें प्रूव ये करना है कि -x भी एक अपरिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, क्या, मान लेते हैं कि -x एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे। अगर विरोधाभासी हमारा आखिरी में जो सार निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, यदि वो विरोध में आता है, अपोजिट में आता है, तो जो भी हमने संकल्पना की है, जो भी हमने माना है वो गलत माना है, यानी ये एक परमेय संख्या नहीं होगी, और परमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरमेय होगी। ऐसे किया जाता है। तो हम मान लेंगे कि माना -x एक परमेय संख्या है। अब अगर -x एक परमेय संख्या है तो -x की ऋणात्मक संख्या क्या होगी, -x की ऋणात्मक संख्या क्या होगी, तो अब हम इसमें भी माइनस लगा देंगे, यानी माइनस का -x यानी कि +x। -x की ऋणात्मक संख्या क्या होगी, +x। अब ये हमें चूंकि पता है कि कोई भी परमेय संख्या जो होती है, परमेय संख्या कोई भी हो, उसकी जो ऋणात्मक संख्या होती है, परमेय संख्या की ऋणात्मक संख्या भी कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई परमेय संख्या है और उसकी ऋणात्मक संख्या लिखोगे तो वो भी एक परमेय संख्या होती है।
अब यहाँ पे हमने -x को क्या माना, हमने -x को माना परिमेय संख्या, तो -x की ऋणात्मक संख्या क्या हो गई x, तो ये भी क्या होनी चाहिए परिमेय संख्या, जबकि x हमने मानी क्या है अपरिमेय संख्या। तो इस हिसाब से जो हमने माना है वो विरोधाभास में निकल के आ रहा है, उल्टा निकल के आ रहा है। अगर हमने -x को परिमेय संख्या माना है तो उस हिसाब से x जो है वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमने x को क्या माना है, एक अपरिमेय संख्या माना है, मतलब अपरिमेय संख्या है, माना क्या है x तो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें तो प्रूव ये करना था कि -x भी अपरिमेय संख्या होगी, तो हमने -x को उल्टा मान लिया, ठीक है, कि ये एक परिमेय संख्या है, और -x अगर परिमेय संख्या है तो x जो होगी वो भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन x एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमारे विरोधाभास में आंसर आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो -x होगा वो परिमेय न हो के बल्कि अपरिमेय होगा, ठीक है। अब अगली प्रमेय देखते हैं। दूसरी प्रमेय क्या है, दूसरी प्रमेय है एक परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। मतलब एक संख्या परिमेय संख्या है, दूसरी अपरिमेय संख्या है, यदि दोनों का हम योग कर देंगे तो योगफल जो आएगा वो अपरिमेय संख्या होता है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, माना a एक परिमेय संख्या है, a एक परिमेय संख्या तथा b एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चूँकि हमें दो संख्याएं लेनी, एक परिमेय लेनी एक अपरिमेय लेनी, तो हमने परिमेय संख्या कौन सी ले ली a और अपरिमेय संख्या कौन सी ले ली b। अब इनका योग क्या होगा, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a प्लस b यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, a प्लस b एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। बेटा हमने आपको बताया है कि जो भी हमें सिद्ध करना है हम उसके अपोजिट संकल्पना कर लेते हैं, यानी हम उसके ठीक विपरीत मान लेते हैं। हम नहीं मान रहे कि ये अपरिमेय, हमने मान लिया चलो ये परिमेय है। अब अगर परिमेय मान के मेरा जो कंक्लूजन निकला वो सही निकला तो फिर ये थ्योरम गलत हो जाएगी, और अगर कंक्लूजन हमारा जो निकला वो अपोजिट में निकला, यानी जो आखिरी में सार निकला वो ठीक विरोधाभासी निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने संकल्पना की है वो गलत की है। तो हम संकल्पना ये कर लेते हैं कि a प्लस बी अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। तो माना a प्लस बी एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया, a प्लस बी एक परिमेय संख्या है। अब देखो बेटा यहाँ पर a क्या है परिमेय संख्या, b क्या है अपरिमेय संख्या, और a प्लस बी को हमने क्या मान लिया एक परिमेय संख्या। अब देखो अगर हम a प्लस बी में से a को घटा दें, a प्लस बी में से किसको a को, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, a प्लस बी को हमने क्या माना है, a प्लस बी को हमने माना है परिमेय संख्या, यानी ये है हमारी एक परिमेय संख्या, और a क्या है, a तो परिमेय संख्या है ही, यानी ये भी है परिमेय संख्या। अब बच्चों में ये पता होना चाहिए कि अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस किया जाता है तो जो भी आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा। आप कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लीजिएगा और जब आप उनका अंतर निकालेंगे तो जो भी अंतर आएगा वो हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। तो चूंकि a एक परिमेय संख्या है और a प्लस बी को हमने परिमेय संख्या माना है, तो जब हम a प्लस बी में से a को घटाएंगे तो कितना आएगा b आएगा।
तो परमेय संख्या में से परमेय संख्या को जब घटाएंगे तो जो हमारा अंतर आना चाहिए वो भी क्या है, परमेय होता है। तो b जो है वो कैसा निकल के आ रहा है, परमेय निकल के आ रहा है, जबकि b है कैसा, अपरमेय। यानी जो हमने माना है, जो हमने संकल्पना की है, उसकी विरोधाभासी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी जो हमने माना है उसका ठीक अपोजिट है b। हमने माना था a प्लस बी को परमेय, उस हिसाब से b क्या निकल के आ रहा है, परमेय, जबकि b है कैसा, अपरमेय। अर्थात हमारी संकल्पना जो है वो विरोधाभासी है, इसलिए सिद्ध हो गया कि a प्लस बी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या माना था, उसको परमेय संख्या माना था। तो इस तरह से ये दूसरी प्रमेय है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रमेय की। अगली जो प्रमेय है वो है एक अशून्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल एक अपरमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। एक परमेय संख्या है, कैसी है, अशून्य। अशून्य क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम शून्य को ले लेंगे, हालांकि शून्य जो है वो भी एक परमेय संख्या होती है, लेकिन शून्य का जब हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो गुणनफल भी शून्य हो जाता है। तो ये जो प्रमेय है वो केवल तब लागू होगी जो हम परमेय संख्या कैसी लेंगे, अशून्य लेंगे, यानी शून्य के अलावा लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक परमेय संख्या जो है वो a है। कौन सी, a। ये क्या है, एक परमेय संख्या है, कैसी, अशून्य। अशून्य है मतलब जो a की वैल्यू है वो शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि a एक परमेय संख्या है, वो भी कैसी, अशून्य। और जो b है, b वो एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है। तो a जो है वो एक परमेय संख्या है और b एक अपरमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमें। ठीक है, ये देखिए, टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है उसको भी समझ लीजिए। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल, यानी कि a गुणा b, ab, ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है कि जो a गुणा b होगा वो परमेय नहीं होगा बल्कि अपरमेय होगा। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस प्रकार के जितने भी थ्योरम होते हैं उनमें हमारी जो संकल्पना रहती है, जो हम मानते हैं, ठीक है, वो ठीक अपोजिट मानते हैं। यानी हमें प्रूव करना है कि ये अपरमेय है तो हम इनको परमेय मान लेते हैं। ठीक है ना। तो प्रूव जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए बी जो है वो अपरमेय नहीं है। माना a इंटू बी एक अपरमेय नहीं बल्कि परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, हम ये मान लेते हैं। ठीक, अब a इंटू बी एक परमेय संख्या है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब इस हिसाब से अगर हम क्या करते हैं, ए बी में a से भाग दे देते हैं, ए बी में a से भाग दे देते हैं, तो ऐसा करने से होगा क्या, देखिए a इंटू बी को हमने परमेय मान लिया है, तो जो ए बी है वो एक परमेय संख्या है। मेरे माने जाने से ये क्या है, परमेय संख्या। चूंकि हमने इसको माना है परमेय संख्या, तो ये है परमेय संख्या डिवाइडेड बाई ए तो वैसे ही एक परमेय संख्या है, तो ये भी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम परमेय संख्या में परमेय संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। और आप ये जान लीजिएगा कि जब किसी परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो जो भागफल आता है वो भी एक परमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ए बी बाई ए ये क्या होना चाहिए, एक परमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक परमेय संख्या। ठीक होगी, क्लियर बात। अब ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो एक परमेय संख्या होनी चाहिए, बी एक परमेय संख्या होनी चाहिए।
अब देखो बेटा, b है क्या? अपरिमेय। लेकिन जो हमने संकल्पना करी है, जो हमने माना है कि a b एक परिमेय संख्या है, उसके अनुसार b एक परिमेय संख्या है, जबकि b एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमारी जो संकल्पना है वो गलत है, बल्कि जो सही आंसर है वो उसके विरोधाभास में है, अपोजिट में है। यानी b एक परिमेय संख्या ना होकर के बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। और अगर ऐसा है तो a b जो है वो परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि एक अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक, अब कुछ टिप्पणी समझ लीजिए जो अपरिमेय संख्याओं के ऊपर है। अभी जो हमने पढ़ी हैं वो है अपरिमेय संख्याओं के ऊपर परिमेय। अब कुछ टिप्पणियाँ भी हैं। टिप्पणियाँ क्या है उनको ध्यान से सुनिएगा। जैसे दो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका जो गुणा होता है, उनका जो भाग होता है, उनका जो योग होता है या उनका अंतर होता है, वो एक अपरिमेय संख्या हो ऐसा आवश्यक नहीं है। समझ लीजिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणा व भाग एक अपरिमेय संख्या हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्याओं के ऊपर ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, टिप्पणी है। इसको आप लोग समझ लीजिए कि यदि दो अपरिमेय संख्याएं हैं और उनको जोड़ा जाए या उनको घटाया जाए या उनका गुणा किया जाए या उनका भाग किया जाए, तो उसके बाद में जो उनका योगफल या अंतर या गुणनफल या भागफल जो भी आता है वो अपरिमेय संख्या ही होगा ऐसा आवश्यक नहीं होता है। इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं योग की। तो मान लीजिए हमने कोई दो परिमेय संख्याएं ले ली। सपोज एक हमने परिमेय संख्या ले ली 5 + 2√5 या 5 + √3, 5 + √3। ठीक है, ये क्या होगी? ये एक अपरिमेय संख्या होगी। बेटा क्यों होगी? देखिए 5 जो होता है ना, 5 वो परिमेय होता है और √3 अपरिमेय होता है। अभी हम जो थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं उसमें हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर एक अशून्य परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो उनका जो योगफल आता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो 5 + √3 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक तो हमने ये मान ली, एक हमने अपरिमेय संख्या मान ली, मान लीजिए 2 - √3, 2 - √3। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होगा वो भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। ये हालांकि हमने कराया नहीं है, जैसे योग का किया है वैसे आप अंतर का भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ना आए तो बता देना, मैं करवा दूंगा। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इनका योग करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 + √3 + 2 - √3। तो √3 ये 0 हो जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा? 7। और 7 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग जो होता है वो अपरिमेय संख्या हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आप देख सकते हो दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। ऐसी बात करते हैं अंतर की। तो अंतर में देख लीजिए, सपोज हमने एक ले ली 3 + √5। ये हमने एक परिमेय संख्या ले ली। एक परिमेय संख्या हमने ले ली, मान लीजिएगा 2 + √5। एक अपरिमेय संख्या हमने ये ले ली। देखिए ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है।
यहाँ पर आप लोगों को एक बात ज़रूर समझनी होगी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लिखा हुआ है? दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो आप कहीं ये मत मान लेना कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है, ऐसा भी नहीं है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय भी होता है और कभी कभी परिमेय भी होता है। तो इस टिप्पणी को समझने की कोशिश करना कि ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा अपरिमेय हो, है ना, कभी कभी परिमेय भी होता है। वही मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि कब परिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इनका अंतर करेंगे तो हो जाएगा 3 + √5 - 2 - √5। ये कैंसिल, कितना आ गया? 1। 1 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। ऐसी मान लीजिए गुणा का, तो गुणा के लिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने एक ले लिया आपको 2 + √2, एक ये परिमेय संख्या ले ली, एक ले ली हमने मान लीजिए 2 - √2। ठीक, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। जब इनका गुणा करेंगे बेटा तो यहाँ पे हम a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। इस सर्व समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर a की जगह हो जाएगा कितना? 2 और b की जगह हो जाएगा √2। ठीक है ना, देखो a की जगह 2 है, b की जगह √2, a की जगह 2, b की जगह √2। तो इस सर्व समीकरण से क्या हो जाएगा? a² - b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। तो 4 - 2 हो जाएगा 2। और 2 कैसी संख्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है ना। तो वही मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि गुणा जो है वो परिमेय भी हो सकता है। अब भाग का भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, सपोज 5√3। ये आपकी परिमेय ये एक अपरिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं 2√3। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। जब डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/2, और 5/2 होगी परिमेय संख्या। तो इस तरह से ये जरूरी नहीं होता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा या भाग हमेशा अपरिमेय हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नोट है। एक जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो ये भी है कि दो यदि धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, कौन? a और b, तो उनके बीच में हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है √ab, यानी उन दोनों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर। जबकि शर्त यह है कि उन दोनों का गुणनफल जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, सपोज कि हमने एक परिमेय संख्या ले ली कितनी? 2, और एक परिमेय संख्या हमने ले ली मान लीजिए कितनी? 4। तो देखिए यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, और जो b की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याएं धनात्मक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो दोनों परिमेय संख्याएं धनात्मक नहीं होंगी, उनमें से कोई एक ऋणात्मक होगी और एक धनात्मक होगी, तो दोनों का गुणनफल जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। और वर्गमूल के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आती है तो वो एक काल्पनिक संख्या बन जाती है, वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। एक बात तो ये है। अगर मान लीजिएगा कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, अगर दोनों ऋणात्मक होंगी तो उनका जो गुणनफल होगा वो तो धनात्मक हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देखिएगा, थोड़ा मैं बताता हूँ। सपोज मैं कहूँ कि ये है -2 और ये है -3, यानी a की वैल्यू हमने कितनी ले ली? -2, और b की वैल्यू हमने ले ली -3। तो अगर हम √ab की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √6, और √6 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। तो वो वैल्यू जो आएगी वो तो धनात्मक है, यानी 0 के दाहिनी तरफ आएगी, इधर कहीं आएगी √6, है ना। और ये दोनों ऋणात्मक हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों के गुणनफल का जो वर्गमूल है वो इनके बीच में आए। ठीक है ना। तो शर्त ये है कि a और b जो है वो दोनों ही धनात्मक परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि a जो है वो कितना है? 2 है, और b कितना है? 4 है। अब जरा a × b निकालिए। जब हम a × b निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना हमारा? 8।
8 आ जाएगा। और 8 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। और पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये हमारी जो टिप्पणी है वो यहाँ पर लागू हो जाती है। क्या कि इनके बीच में यानी 2 और 4 के बीच में एक परमेय संख्या कौन होगी, रूट ए बी होगी। ए बी की वैल्यू 8, तो रूट ए बी मतलब अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 जो होगी वो 2 और 4 के बीच में एक अपरमेय संख्या होगी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ए बराबर ले लिया कितना, 3 ले लिया, और बी बराबर हमने मान लीजिए 5 ले लिया। तो उस कंडीशन में आप देखिए, मान लीजिए ये ए है संख्या रेखा पर, ये बी है, तो जब हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 15। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में एक अपरमेय संख्या होगी रूट ए बी, यानी रूट 15 के बराबर इनके बीच में एक अपरमेय संख्या होगी ही होगी। लेकिन अगर इन दोनों का गुणनफल क्या है, पूर्ण वर्ग है, उस केस में ऐसा नहीं बन पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि a बराबर हमने ले लिया 3 और b बराबर हमने ले लिया सपोज 12। तो अब आप देखेंगे कि दोनों धनात्मक परमेय संख्या हैं, लेकिन जब हम a b निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारी 36। और 36 जो होती है वो पूर्ण वर्ग होती है। कैसी होती है, पूर्ण वर्ग। और जब आप रूट ए बी निकालेंगे तो रूट 36 हो जाएगा हमारा 6। तो 6 इनके बीच में तो आएगा, लेकिन वो फिर अपरमेय संख्या नहीं होगा बल्कि एक परमेय संख्या बन जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, इसको भी समझ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे कि संख्या रेखा पर हम अपरमेय संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझने में यदि आपको समझ आ गया तो बहुत सरल है, और समझ नहीं आया तो फिर आपको कभी समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ फिर से वही कहूँगा, ध्यान से समझिएगा और ना आए तो पूछेगा ज़रूर। अब हम पढ़ेंगे कि किसी अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। ठीक है, देखिए किसी परमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं ये हमें पहले से पता है, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ कर के आए हुए हैं। जूनियर कक्षाओं में आपको ये सीखने को मिलता है। अब हमें पढ़ना है कि अपरमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिएगा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि रूट 2 ये क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है, इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। अब रूट 2 क्या है, अपरमेय संख्या है, यानी कि अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए इसके लिए 2 कंसेप्ट हैं। पहले जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए एक प्रमेय आपको आना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं, यहाँ मैं अलग से बता दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। मेरे जानकारी में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने सही मायने में गणित पढ़ा हो जूनियर कक्षाओं में और उसे पाइथागोरस प्रमेय ना आती हो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रमेय लागू कहाँ होती है, तो ये प्रमेय लागू होती है किसी समकोण त्रिभुज में। किस में लागू होती है, समकोण त्रिभुज में, यानी ऐसे त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 अंश के बराबर होता है, ऐसे त्रिभुज में ये प्रमेय लागू होती है। मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। तो ये जो कोण है, कोण ए बी सी, ये है 90 डिग्री का, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं इनके नाम क्या होते हैं, तो 90 अंश का जो कोण होता है इसके सामने की जो भुजा होती है बेटा ये कहलाती है कर्ण। ये जो नीचे की भुजा होती है जिसके बल ये त्रिभुज रखा हुआ है ये कहलाती है आधार, और ये जो भुजा होती है ये कहलाती है लंब। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों के नाम लंब, आधार और कर्ण होते हैं। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा को कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से
क्या होता है, जो कर्ण भुजा होती है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी ये जो लंब भुजा है इसका वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आधार भुजा का स्क्वायर कर दीजिए और उन दोनों को जोड़ दीजिए तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आते हैं। ठीक, ये होती पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि जो आधार का स्क्वायर होता है वो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरह से हम कई प्रकार के इसमें समीकरण बना सकते हैं। बेसिकली जो पाइथागोरस प्रमेय है वो ये है और ये हमें आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण क्या है, भुजा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमें आना बहुत ज़रूरी है। कैसे, देखिएगा ध्यान से बेटा। यहाँ पे √2 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। √2 यानी कि 2 का वर्गमूल, तो जिसका वर्गमूल निकालना है 2 है, उसको अगर हम 2 संख्याओं में तोड़ें तो हम 1 + 1 लिख सकते हैं। 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं। अब इन संख्याओं को हम वर्ग रूपों में बदलेंगे तो बताइए जो 2 है वो किसका वर्ग है, वो है √2 का वर्ग। बेटा जब किसी भी संख्या का वर्गमूल हो और उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वर्गमूल अपने आप ही हट जाता है। ठीक है, तो जो 2 होता है, फिर यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, √x का जो स्क्वायर होता है वो x होता है। ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं। और इसका एक तरीका, √x का स्क्वायर का मतलब है √x मल्टीप्लाइड बाई √x। तो अब जब 2 बार √रूट का गुणा होगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर है 1, तो 1 का ही स्क्वायर है और ये भी 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर बराबर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर से समझेंगे, 2 को हमने तोड़ दिया 1 + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने इन सब को स्क्वायर में लिख लिया, तो 2 किसका स्क्वायर है, √2 का, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। ठीक, स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। अब जरा आप इस पाइथागोरस प्रमेय वाले समीकरण से इसको देखिए, तुलना कीजिए, इसकी कंपैरिजन कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि सिमिलरिटी हमें दिख रही है। जहाँ कर्ण है वहाँ पर √2 है, जहाँ आधार है वहाँ पर 1 है, जहाँ लंब है वहाँ पर भी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और हम सब जानते हैं कि चूंकि ये धनात्मक संख्याएं हैं तो ये हमेशा 0 से आगे चलेंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे O, और O जो होगा वो 0 पर होगा। ठीक, चलिए ये होगी संख्या रेखा। अब हम सबसे पहले एक आधार लेंगे और आधार कितने का लेंगे, एक मात्रक। तो OA, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया सपोज A, ठीक है, और OA जो होगा, ये जो होगा वो एक मात्रक होगा, एक मात्रक होगा। अब जरा इसका मतलब भी समझ लीजिए, एक मात्रक मतलब ये हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ये हम 1 मीटर भी ले सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो मापतौल करने के लिए साधन है वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। क्लासरूम में मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है और ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल आती है उसमें सेंटीमीटर ही होता है, तो हम नॉर्मली सेंटीमीटर का ही यूज करेंगे। तो यहाँ मात्रक हम चुन लेंगे सेंटीमीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर लंबा खाना बना करके और O और A को हम चिन्हित कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 पे ले लिया O और वहाँ से हम 1 सेंटीमीटर पे ले लेंगे A, तो ये OA जो होगा वो एक मात्रक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, A पर हम लंब रेखा खींचेंगे। कैसी रेखा खींचेंगे, लंब रेखा। देखिए ये रचना है, रचनाएं आपने जूनियर कक्षाओं में पढ़ी हैं कि किसी रेखा पर दिए हुए बिंदु से लंब रेखा कैसे खींची जाती है, ये हमें पता है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या रेखा पर एक लंब खींचना है जो कहाँ से जाए, A से जाए। ठीक, तो हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इस लंब रेखा पर फिर से एक मात्रक दूरी चुनेंगे और वहाँ पे कट लगा देंगे। किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से। जो प्रकार होता है हमारे पास, उस प्रकार में एक तरफ पेंसिल रहेगी, एक तरफ प्रकार की नोक रहेगी। हम स्केल के माध्यम से 1 सेंटीमीटर की दूरी उसमें लेकर के
और ए पर रखेंगे और 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पर हम कट लगा देंगे। तो ये जो ए से यहाँ तक की दूरी है ये भी हो जाएगी 1 मात्रक। तो इस तरह से बेटा हमारा जो आधार है वो भी 1 मात्रक है और लंब जो है वो भी 1 मात्रक है। तो निश्चित रूप से जब हम ओ से इसको मिलाएंगे, सपोज हमने इसको नाम दे दिया बी, तो जब हम ओ से बी को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कर्ण, और कर्ण अगर बनेगा तो लंब और आधार 1 मात्रक हैं। उस कंडीशन में कर्ण अपने आप कितना आ जाएगा, √2। तो जो ओ बी होगा वो हो जाएगा √2 मात्रक के बराबर, ओ बी √2 मात्रक के बराबर हो जाएगा, और यही √2 हमें चाहिए। तो अब हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे ऊपर और पेंसिल की नोक रखेंगे बी पर। ओ से बी की जो दूरी है उसको प्रकार में भर कर के संख्या रेखा पर हम ऐसे क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। वो चाप मान लो यहाँ लगता है तो इसे हम नाम दे देंगे A1। ठीक, तो OA1 यानी O से लेके A1 तक की जो दूरी होगी, इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो बेटा हो जाएगी √2 मात्रक। ठीक, तो इस तरह से संख्या रेखा पर हमें वो बिंदु मिल गया जो √2 को प्रदर्शित करेगा। ठीक, हो गया हमारा सवाल। मैं चाहूँगा जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में रिपीट होती हैं मैं यहाँ भी एक बार रिपीट करना चाहूँगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। सवाल है √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इन सवालों को लगाने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज में लागू होती है। हम सबसे पहले 2 को लिख लेंगे 1 + 1, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आराम से। अब 2 जो है वो √2 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है और 1 1 का स्क्वायर है। यानी हमने इस समीकरण को स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया ताकि हम पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर लगा सकें। तो अब देख सकते हो, आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्ण है √2, लंब है 1, आधार है 1। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा पर क्या करेंगे, O पॉइंट लेंगे 0 पर, 0 पर, वहाँ से हम 1 मात्रक दूरी भरेंगे और यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे तो हमें पॉइंट A मिल जाएगा। तो OA जो होगा वो 1 मात्रक होगा। अब हम A से जाने वाली लंब रेखा खींचेंगे और उस पर हम 1 मात्रक की दूरी लेके चिन्ह लगा देंगे तो ये AB जो होगा ये भी 1 मात्रक होगा। फिर हम O से B को मिलाएंगे तो बेटा ये आधार 1 है, लंब 1 है, तो कर्ण अपने आप √2 हो जाएगा। तो ये √2 मात्रक यानी O से B तक की दूरी जो है वो √2 को प्रदर्शित करती है। अब हमें O से B तक की दूरी इस रेखा पर चाहिए, क्यों, क्योंकि ये है हमारी संख्या रेखा। तो OB के बराबर दूरी भर के हम इस पर ऐसे चाप लगा देंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा A1। अब इस पॉइंट की O से जो दूरी होगी वो √2 मात्रक के बराबर होगी। तो इस तरह से हमें √2, ये हो गया आपका √2 संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक, अब एक सवाल और लगाते हैं ऐसा, सपोज √3। ठीक है, तब क्या करेंगे। अब सवाल है √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम सबसे पहले 3 को लिख देंगे 2 + 1। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब जरा इससे आप कंपैरिजन कीजिए, जहाँ कर्ण है वहाँ √3 है, जहाँ आधार है या लंब है वो √2 है और जहाँ आधार है वो 1 है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें समस्या क्या आएगी कि √2 खुद में एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो हम √2 को प्रदर्शित करेंगे, फिर हम √3 को करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम √2 को प्रदर्शित करेंगे बेटा, और √2 को प्रदर्शित करना आसान है क्योंकि जस्ट अभी हाल हमने आपको बताया है कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर हम पॉइंट O इन 0 पर ले लेंगे। फिर हम जो OA है ये हम लेंगे 1 मात्रक। कितना लेंगे, 1 मात्रक। ठीक, इस पर हम लंब रेखा खींचेंगे A से जाने वाली, और इस पर भी कितना ले लेंगे, 1 मात्रक। ये पॉइंट ले लिया B, ये भी हमारा कितना होगा, 1 मात्रक होगा। यहाँ से यहाँ तक 1 मात्रक। ठीक है, ये हो गया। और O से B को हम मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा √2 मात्रक। अब OB के बराबर दूरी को हम जो है इस पर ऐसे संख्या रेखा पर चाप लगा लेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा A1, और ये जो दूरी होगी O से A1 की ये हो जाएगी √2 मात्रक। समझते चलिएगा,
ये हो जाएगी √2 मात्रक। तो अब हमारा आधार हो गया √2। देखिए √2 हमारा आधार हो गया। लंब कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ से हम फिर से लंब खींचेंगे A1 से जाने वाला और इस पर हम 1 मात्रक दूरी लेकर के चाप लगा देंगे। तो हमने 1 मात्रक पे यहाँ पे चाप लगा दिया। ये हमारा पॉइंट हो गया हमारे लिए B1। तो ये पॉइंट हो गया B1। अब देखिए आप, हम O से B1 को मिला देंगे। O से किसको मिला देंगे? B1 को। अब आप देखो आधार हो जाएगा OA1 यानी कितना √2, लंब हो जाएगा A1 B1 कितना 1। तो आधार √2 है, लंब 1 है, तो कर्ण कितना होगा √3 यानी O से लेके B1 तक की जो दूरी होगी वो √3 हो जाएगी। फिर इस दूरी को हम प्रकार में भरेंगे और OB1 दूरी का हम इस पर क्या लगा देंगे? चाप लगा देंगे। तो मान लो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया A2। तो ये जो दूरी होगी यहाँ से और यहाँ तक की ये दूरी हो जाएगी √3 मात्रक के बराबर। और ये जो A2 हमें पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा? √3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा। एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो आपके पास है, नेट आपके हाथ में है, आप वीडियो को 1 से ज़्यादा बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कोई भी बात हो तो लिखिएगा। अगर अच्छी लगती है क्लास तो और बच्चों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।